चलिए, यहाँ पर अश्विनी वैष्णव प्रभारी थे और जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। राजस्थान में भी आ रहे हैं लोग और छत्तीसगढ़ में भी आगे चल रहे हैं। चलिए, प्रभारी थे मध्य प्रदेश के, तो जाहिर सी बात है काफी खुश हैं। और जब इनसे मुलाकात हुई थी अनुराग हमारी, तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि आप कुछ भी कहिए, कुछ भी ग्राउंड जीरो और सर्वेस कह रहे हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, आश्वस्त हूँ। बिल्कुल। राहुल देव जी, यहाँ से शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें, शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया था, मैं फिनिक्स हूँ, राख से फिर खड़ा होऊंगा, और आज शायद उन्होंने वो करके भी दिखा दिया है। तो यहाँ से शिवराज का राजनीतिक कद किस तरह का जाएगा, क्या होगा? वही शिवराज जिनका फेस भी आगे पूर्णतः नहीं किया गया था जब आप चुनाव में उतरे थे। देखिए, इस समय अगर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में या बीजेपी के प्रांतीय नेताओं में आप क्रम बनाएं, एक सूची बनाएं, तो उसमें योगी सबसे आगे जरूर अभी दिखेंगे हमें, लेकिन योगी के ठीक बाद और ठीक उनके साथ खड़े हुए शिवराज सिंह का कद हो गया है चौथी बार। और यह मानना पड़ेगा कि उनको एक तरह से दरकिनार किया गया इस चुनाव में, उनको सामने नहीं रखा गया, लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल इसे बुरा नहीं माना। उन्होंने अपना पूरा 100% चुनाव अभियान को दिया जी, और उसी उत्साह से दिया। और ये भी उन्होंने साबित किया कि उन्होंने इतने लंबे समय के बावजूद प्रदेश की जनता से, महिलाओं से विशेष तौर पर जो जुड़ाव कायम किया है, जो एक रिश्ता बनाया है, वो एक निजी भावनात्मक रिश्ता है, वो केवल एक नेता वाला नहीं है, एक पारिवारिक। राहुल सर, माफ कीजिए, रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, जरा वो एक बार दर्शकों को दिखा। पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9 साढ़े 9 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है, और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला, और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पे भरोसा लोगों का कम हो गया, और सबसे बड़ी बात गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था, और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है, और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर, आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से, जो बिल्कुल बैकफुट पे था, अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसीज थी, किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया, मैं भी मेहनत किया, हम सब ने किया, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया। मगर जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने, और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है, और मोदी जी की बात पे, और 15 साल, फिर मैं रिपीट करूंगा, 15 साल जो डेवलपमेंट के काम हमने किया था विकास के, उस काम को भी मुहर लगाया। क्या आपको लगता है कि जो करप्शन था, जो भूपेश बघेल ने जो किया था, लगातार एक के बाद एक करप्शन की जो चीजें सामने निकल करके आ रही थी, उसने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? बहुत बड़ा मुद्दा था भूपेश बघेल के करप्शन, और लगातार वो शराब की घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, महादेव ऐप का मामला हो, पीएससी में भर्ती में युवकों के साथ छल किया गया वो घोटाला हो,
महिलाओं के साथ जो इस प्रकार से वादा खिलाफी किया गया वो बातें हैं। इन बातों को लेकर लोग भूपेश के चेहरा को बदलना चाहते थे। एक बात ये सामने आ रही थी सर, एक बात ये सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है शहरों में अच्छा करेगी, लेकिन गांव में क्योंकि किसानों तक उनका पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं और जो आपकी बातें हैं वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच पाई हैं? पूरी महिलाओं ने और युवकों ने जम के वोट किया और किसानों। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को, जो बता रहे हैं कि दरअसल में बीजेपी अगर जीत रही है छत्तीसगढ़ में तो उसके पीछे की वजह क्या। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अभी किस तरीके की चुनौती आपको नजर आती है? हम 2024 के मद्देनजर बात कर रहे हैं। इनके सर ने कहा, राहुल देव सर ने कहा कि पैन इंडिया स्वीकारता अब भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन देखिए तेलंगाना में तो आप आज ही हार रहे हैं, कर्नाटक में आप हार चुके हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, बाकी जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पर उपस्थिति शून्य के बराबर है। क्या आपको लगता है कि ये अपने आप में एक चुनौती बची है? क्योंकि दक्षिण में अभी तक द्वार नहीं खुल पा रहा है बीजेपी का। ये अलग बात है कि पूर्वोत्तर में आपने 2014 से अब तक बहुत अच्छी स्थिति अपनी बनाई है, और जहां खुला था वहां भी कम हो गया है, बंद हो रहा है। लक्ष्मीकांत जी, नहीं, ये बात तो ठीक है कि दक्षिण में अभी हम उत्तर भारत के कंपैरिजन में काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में जनता ने जो आशीर्वाद हमको दिया है, हमारे संयुक्त नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किए हुए काम को, हम भरोसा करते हैं कि दक्षिण भारत में भी अब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जनता को अपने किए हुए काम को बताने का काम करेगी। और अगर हम जनता को बताने में सफल हो गए तो दक्षिण का परिणाम भी 24 में पहले से बेहतर आएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कहने में कोई संकोच मुझे नहीं है कि 24 के चुनाव के बाद पहले से भी अधिक बहुमत से भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बनाएगा।